हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं मेटा प्रोग्रामिंग का पहला चैप्टर। पहले बता देता हूँ केवीएट इसमें। ये जो एक्सरसाइज है या जो पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल भी शायद प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इतना यूज़ नहीं करोगे, बट आप पैकेजेस और कोई भी कोड देखते हो ना, पुराना कोड या पैकेजेस का कोड, उसमें आपको ये शायद ये बहुत बेनिफिट करेगी। दूसरा, आपकी ना आर की जो नीचे की अंडरस्टैंडिंग है, लोअर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। तो पर ये नॉर्मल यूजर के लिए ना इतना शायद मीनिंगफुल नहीं है। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है आर में, आप बस भी करने के लिए कर रहे हो, काम करने के लिए बस उसको कर रहे हो, तो इसको सुन करके कुछ फायदा नहीं है। ये पहले बता दे रहा हूँ, आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। पर आप अगर आपको इंटरेस्ट है आर में और आपको लगता है कि आपको मेटा प्रोग्रामिंग आना चाहिए, आप किसी गूगल सर्च के थ्रू आप यहाँ पहुंचे हो कि हाँ मेटा प्रोग्रामिंग क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं, तब शायद आप ये सुन सकते हो। दूसरा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है आर के अंदर, तो थोड़ी सी रहेंगी वीडियोस, 5-6 वीडियोस टोटल बनाऊंगा इसके टोटल, और बड़ी बड़ी वीडियोस होंगी, तो थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटा प्रोग्रामिंग से। होता क्या है? मेटा प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट रीडिंग द कोड एज डेटा। मतलब तुम्हारा कोड जब डेटा की तरह पास होने लगे ना, इसको ही मेटा प्रोग्रामिंग बोलता है। अब कहोगे कि ओके बढ़िया, समझ में आया कि कोड जब है डेटा की तरह, तो बोलोगे उसको फायदा क्या जान करके? तो इसको जान करके फायदा बहुत सारा है। उसमें एक फायदा ये है कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं इनहेरेंटली, फंक्शन किस तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं। और कई बार जैसे हम, वो क्वेश्चन है ना डीप लायर में कोड क्यों नहीं लगते, या बिना कोड के वो कैसे काम चल जाता, या सब्सटीट्यूट के अंदर डॉलर नहीं लगता, कैसे चलता है वो। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, मेटा प्रोग्रामिंग के थ्रू ही आप समझ सकते हो। और कल को आपको अपना पैकेज बनाना पड़ा और आपको कुछ इस तरह का पैकेज बनाना है जो मान लो डीप लायर से कनेक्टेड हो, या मतलब जो जो डीप लायर की तरह काम करता हो, तो आप कैसे बना सकते हो? अगर इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको समझने के लिए बहुत यूजफुल है। तो मैंने जैसे सीखा था, जैसे तैसे सीखा था, मैं उस तरह से आपको नहीं सिखाना चाहता। मैं थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करके दिखाना चाहता हूँ। तो हम ना इसको समझने से पहले सबसे पहले इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट वो होता है जहाँ पर आप कोड लिखते हो, जहाँ पर वैल्यूज एग्जीक्यूट होती है, एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होते हैं और आउटकम आता है, वो एक इन्वायरमेंट है। नाउ इन्वायरमेंट आर में ना बहुत तरह के होते हैं। तो बहुत तरह के मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो सबके लिए कॉमन है, वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट। इसके अंदर आप ना और भी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो। दूसरा इन्वायरमेंट ना एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर ही आर में है, लिस्ट से थोड़ा डिफरेंट है, बट मोर और लेस उसी के जैसा बिहेव करता है। डिफरेंसेस बड़े सिंपल हैं। अगर आप ध्यान देखो, एक लिस्ट के अंदर आप ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इस तरह की हरकत आप इन्वायरमेंट के साथ नहीं कर सकते। एक नाम का दो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है ना। तो ये एक पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा, इसमें ना चीज़ें ऑर्डर में नहीं होती इन्वायरमेंट के अंदर। आप ए पहले बनाओगे तो जरूरी नहीं कि ए ही पहले दिखेगा, बी भी पहले दिख सकता है, बाद में सी दिखेगा, कुछ और किसी और मेथड से बना रहे हो तो कुछ और होगा। दूसरा, आप लिस्ट को किसी भी इन्वायरमेंट में डंप भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। दूसरा ना, लिस्ट का कोई पेरेंट नहीं होता सच, बट इन्वायरमेंट का होता है। और इन्वायरमेंट का ना एक बाइंडिंग होता है पेरेंट, वो चीज़ ध्यान रखना। तो वो हम धीरे धीरे लेटर क्लासेस में और देखेंगे, बट फिलहाल हम देखते हैं इन्वायरमेंट बनाते कैसे हैं और क्या हमने पहले कभी इन्वायरमेंट देखा है। सो इन्वायरमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस ये एक फंक्शन कॉल करना है, न्यू डॉट टी एन बी। बस रेडी हो गया आपका इन्वायरमेंट। इसके अंदर कुछ है नहीं अभी। और इसके कंटेंट्स को ना आप, मतलब जैसे मैं ऐसे देखूं तो इसके अंदर मेरे को दिखता नहीं है कुछ। मान लो मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ के, और ए नहीं बनाता हूँ, लेट से ए अंडरस्कोर 1 बनाता हूँ। ठीक है। और मैं फिर से इसको प्रिंट पे लगाता हूँ, कुछ प्रिंट नहीं होगा, पॉइंटर बताएगा बस। अगर मैं ls करता हूँ इस पर, तो मेरे को ये, पर इसकी वैल्यू नहीं बता रहा। अगर इसकी वैल्यू आपको देखनी है ना, सो आपको ये करना पड़ेगा, या और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। दूसरा, आप एक चीज देख रहे होगे, इन लिस्ट ना बिना नाम के भी बन सकता है। मतलब जैसे मैं ये बना सकता हूँ, राइट, टोटली अलाउड है। बट इन्वायरमेंट में आप ऐसे कोई, कुछ बाइंडिंग होनी चाहिए। मैंने बताया ना, एक बाइंडिंग होती है ऑब्जेक्ट के नाम से, उसकी एक बाइंडिंग होती है, और वो होनी चाहिए, वरना पता नहीं चलेगा क्या ऑब्जेक्ट है। तो इन्वायरमेंट में हमेशा नाम होगा। ठीक है। कोई भी ऑर्डर हो सकता है, और डुप्लीकेट नहीं क्रिएट कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना। इस तरह से ये लिस्ट से थोड़ा डिफरेंट है, बट कई बार आप कई बार चीज़ों को आप रिप्लेस कर सकते हो एक दूसरे से, और दिक्कत नहीं होगी। ओके।
ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी लिस्ट को, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, अब मेरे को ना इसके ऑब्जेक्ट को ए और बी को अगर मैं ls प्रेस करूं तो ई और एल है मेरे पास और कुछ नहीं, ए और बी नहीं है। अब इन ऑब्जेक्ट को मेरे को ना ग्लोबल इन्वायरमेंट में डंप करना है। ये जो हिस्सा है ना आपका, ये आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। कैसे पता मुझे? आप इस पे ना सर्च प्रेस करो तो आपको पता चलेगा कि पहला जो आपको सबसे ऊपर जो दिखेगा ना ग्लोबल इन्वायरमेंट दिखेगा, और जिस ऑर्डर में पैकेजेस लोड हुए ना आर में, जो सबसे रिसेंटली लोड हुआ सबसे ऊपर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर लाइब्रेरी dplyr लोड करूँ और फिर से सर्च प्रेस करूँ तो देखो dplyr यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसमें लाइब्रेरी लेट्स से लॉबस्टर यूज करूँ, ठीक है, और मैं फिर से सर्च प्रेस करूँ तो देखो लॉबस्टर dplyr से ऊपर आ गया। तो जैसे जैसे आप डालोगे वैसे वैसे ऊपर आता जाएगा और आर उसी ऑर्डर में उसको सर्च भी करता है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई कि है। अब इस लिस्ट से को के ऑब्जेक्ट को मेरे को इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट में डंप करना है। कैसे कर सकते हैं? तो इसमें एक लिस्ट टू env करके बड़ा कूल सा फंक्शन है, और यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट में डाल देना है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर ls प्रेस करोगे तो देखो यहाँ a और b भी दिख रहा है, और a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 200 जो कि हमने लिस्ट में डाली थी, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो गई है। ठीक है, सो आप लिस्ट से इन्वायरमेंट में चीज़ों को ट्रांसफर भी कर सकते हो। बात ठीक लग रही है मुझे? अच्छा, और क्या कर सकते हो आप? यहां से ये भी कर सकते हो, क्योंकि ई भी एक इन्वायरमेंट है ना, तो ई के अंदर आप देखोगे, बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, ए को ओवरराइड कर लेता हूं ग्लोबल इन्वायरमेंट का, और बी को भी ओवरराइड कर लेता हूं ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो आपको ये समझ में आ गया कि इन्वायरमेंट से डेटा ट्रांसफर भी हो सकता है इजीली, है ना। और इन्वायरमेंट कुछ नहीं, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर ही है जिसके अंदर सेम नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो जो नाम आपने ग्लोबल इन्वायरमेंट में यूज किया, और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, और कुछ कुछ ये लिस्ट जैसा बिहेव करता है। ठीक है, अभी क्यों बता रहे हैं सब? ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो फंक्शन होता है ना, वो पूरा इन्वायरमेंट से ही, फंक्शंस के अंदर सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है फंक्शन की, वो इन्वायरमेंट से ही पास ऑन होती है। सो फंक्शंस को ना थोड़ा रिकैप करते हैं, और फंक्शंस की ना कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक फंक्शन मैं लिखता हूं बहुत छोटा सा, ठीक। अब इस फंक्शन में तीन चीज होते हैं, राइट? फॉर्मल्स, बॉडी एंड इन्वायरमेंट, जो इस केस में ग्लोबल होगा क्योंकि ग्लोबल इन्वायरमेंट में डिफाइन किया हुआ है। अब कहोगे ये तो हमेशा ही यही आएगा। नहीं, अगर कोई फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को डिफाइन है तो उस केस में वो इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मैं इस फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करूं, सो ये देखो अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना, कंप्लीटली डिफरेंट देन बाहर का इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहां पर ये इवेल्युएट हो रहा है सब कुछ सब कुछ, ठीक है ना। तो ये इवेल्युएशन वाला इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। दूसरा, ये जो जो पैरामीटर हम जैसे यहाँ पर पास कर रहे हैं, राइट, हम जैसे यहाँ पर पैरामीटर पास कर रहे हैं, हाँ, तो तुम देखोगे कि ये जो पैरामीटर है यहाँ पर चीजें हम बदल सकते हैं, राइट। x इक्वल टू 2 लिखा, हम x इक्वल टू 3 कर लें, राइट, राइट, तो हमारा वैल्यू बदल गया उस हिसाब से। तो यहाँ पर भी एक इन्वायरमेंट पास हो रहा है, और इसको हम कॉलिंग स्कोप बोलते हैं या कॉलर इन्वायरमेंट बोलते हैं, जहां से ये चीजें इसमें जा रही है। ठीक है, अच्छा, हम देखेंगे सब कॉलर स्कोप वगैरह हम लेटर देखेंगे, बट फिलहाल अंदर के इन्वायरमेंट की बात करते हैं। अच्छा, ये ठीक है, समझ में आया। अब फॉर्मल का मतलब भी समझ में आया कि ओके ठीक है, जो पैरामीटर पास किया वो है। अभी पैरामीटर है क्या? ये x लिखा है मैंने। अच्छा, एक काम और करता हूं, इसमें एक दूसरा पैरामीटर भी पास करता हूं, जिसकी ना एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूं। बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और हर बार चलाओगे तो 16 ही आएगा। अच्छा, ये बात ठीक है, ठीक आ रहा है, 16 आ रहा है, सही आ रही है वैल्यू, और देखने में सब कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा, इसी फंक्शन को
ठीक है। ठीक है ना। सो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने x इक्वल टू 3 पास कर दिया, तो x इक्वल टू 3 पास कर दिया। तो अब जो चीजें पास हो रही है ना यहाँ पर, वो थोड़ी ट्रिकी है। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, x इक्वल टू 3 पास हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो गई 6, और y की वैल्यू क्या है 2x, तो ये 6 प्लस 6 12, तो ये वैल्यू 12 आ रही है तुम्हारी, ठीक है। पर अब ना चीजें थोड़ी ट्रिकी है। अब इन दोनों फंक्शन में ना ये जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर है और ये जो पैरामीटर है, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है और जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू अलग है, वो अलग अलग तरीके से पास हो रही हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट को देखते हैं, ये जो फॉर्मल पार्ट है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट को हटा देते हैं, जस्ट टू डू नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स, राइट। सो फॉर्मल एफ का देखो तो एक्स और वाई है, और फॉर्मल जी का देखो तो एक्स और वाई है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब अगर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया है या ध्यान दिया है तो ये कभी नहीं कर सकते तुम लिस्ट में, राइट। ये नहीं चलता, क्योंकि ना एक्स ढूंढता है वो एनवायरमेंट में। कौन से एनवायरमेंट में ढूंढेगा, ग्लोबल एनवायरमेंट में ढूंढेगा कि भाई एक्स है कहाँ, मेरे को नहीं पता एक्स क्या है। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये प्रोमिसेस का कमाल है कि अनइवैल्यूएटेड रहते हैं यहाँ पर। तो ये किस आखिरकार ये कौन सा ऑब्जेक्ट है जो इसको इनक्लोज किए हुए है। लिस्ट तो नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर लिस्ट होता तो ये यहाँ पर मैं कभी भी इस तरह से फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाता, राइट। सो ये है किस तरह का ऑब्जेक्ट। तो ये अगर इस फॉर्मल्स के ऊपर आप टाइप ऑफ चलाओगे तो ये पेयर लिस्ट कुछ करके आता है, बट एक्चुअली ये एक अ लिस्ट है। तो अ लिस्ट जो है ना वो कुछ कुछ वैसे ही काम करता है जैसे आपका ये देख रहे हो, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका फॉर्मल्स आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल आप इसको इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली इवैल्यूएट नहीं होता है यहाँ पर, और ये मांग नहीं रहा है कि भाई मेरे को एक्स चाहिए एक्स चाहिए, ठीक है ना। तो ईगर नहीं है यहाँ पर, ये चीजें ईगर है, मतलब ये तुरंत एक्स ढूंढने की कोशिश करता है और उसको मिलता नहीं है और वो एरर आ जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये पहले तो ये अ लिस्ट है एक, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन कि ये किस तरह से पास हो रहा है। आप कहोगे कि इसमें क्या है, ठीक है किसी भी तरह से पास हो रहा हो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, एफ का जो फॉर्मल है इसको हम सेव कर लेते हैं P1 के अंदर, ठीक है। और इसका नेम्स अगर आप चेक करोगे तो एक्स और वाई आ रहा है, करेक्ट है। अब इस पर एक आइट्रेशन करते हैं, फॉर आई इन नेम्स ऑफ P1 प्रिंट क्लास ऑफ P1 ऑफ आई। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि x किस तरह का ऑब्जेक्ट है, यही तो पता करना है हमको कि x और y किस तरह का ऑब्जेक्ट है। ये तो 10 है, मेरे को दिख रहा है कि न्यूमरिक है। ये मेरे को दिख रहा है कि ये x है, ये ब्लैंक है, इसमें एम्प्टी है, और मैं इस तरह से कभी पास नहीं कर सकता, राइट। ये एरर आएगा, राइट। सो ये पर है क्या, कुछ तो क्लास होगा, कुछ तो डेटा होगा ना इसमें, कुछ तो आर सोचता होगा ना कि भाई ये किस तरह से मैं इसको पास करने वाला हूँ। उसको तो नहीं पता कि तुम फ्यूचर में जाके नंबर पास करोगे, तो ये न्यूमरिक तो नहीं होगा। तो क्या है ये समझने की कोशिश करनी। दूसरा, चलो यहाँ तो नंबर हो गया, यहाँ पर ये क्या है भाई, यहाँ तो न्यूमरिक नहीं है। और क्या यहाँ पर जो और यहाँ पर टाइप है ये दोनों सेम है, नहीं वो दोनों सेम नहीं है। तो ये जो लूप है ना मेरे को इसका आंसर देने वाला है। तो सबसे पहले इसको हम P1 पे चलाते हैं जो कि फॉर्मल ऑफ F है। सो ये बताएगा कि भाई X जो है एक तरह का नेम ऑब्जेक्ट है और Y जो है न्यूमरिक है। अच्छा बढ़िया। अब इसी चीज को हम G पे चलाते हैं। ये कहता है नेम और कॉल है। न्यूमेरिक तो आपको पता समझ में आ रहा है कि नंबर दिया हुआ है। कॉल का क्या मतलब है, और कॉल हमने पहले भी एक बार ही देखा हुआ है। अभी मैं डिस्कस करता हूँ क्या है। सबसे पहले नेम को देख लेते हैं। ये नेम क्या चीज है। तो एक काम करते हैं, एक a इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं 100, x इक्वल टू लिखते हैं कोट ऑफ a, और x को प्रिंट करते हैं तो ये आता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एज डॉट नेम, और इसको हम z में सेव कर लेते हैं।
इसका क्लास चेक करते हैं, नेम बिल्कुल वही ऑब्जेक्ट है जो हमने पैरामीटर में पास किया। तो आप एज डॉट नेम से नेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ध्यान रखना ये नेम वो नेम नहीं है जो आप डेटा फ्रेम्स में पास करते हो या जो भी जहां भी पास करते हो, राइट। ये एक अलग तरह का कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये एक अलग तरह का ऑब्जेक्ट है। ओके, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देखें क्या वैल्यू आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ एक बेयर ए आ रहा है, खाली है। और उसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि कुछ कोट लगा हुआ है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये नेम ऑब्जेक्ट ना कुछ कुछ हमेशा ऐसे ही दिखते हैं, पर देख करके कभी गेस मत करना, हमेशा क्लास जरूर चेक कर लेना, उससे समझ में आएगा कि ये है। क्या हम इससे कुछ इन्फर कर सकते हैं? अब मान लो आप एक्चुअली ये चाहते हो कि इस x में 100 वैल्यू आ जाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है इसको मान लो रेफर कर रहा है, आप ऐसा सोच रहे हो। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो, एक्चुअली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। तो यहां पर एक फंक्शन काम आता है eval। अब जब आप eval चलाओगे तो आता है एक 100 जो कि ए की वैल्यू थी, ठीक है। तो इस ए ऑब्जेक्ट को जो ये नेम ऑब्जेक्ट है ये इवैल्यूएट हो सकता है। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक चीज याद रखना हमेशा कि मैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूं new.env से, और ई में एक ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं 10,000 की, और मैं चेक कर लेता हूं कि 10,000 है क्या आ रहा है। अब मैं इसी इवैल्यूएट में मैं जो बताने वाला था, हमेशा ना जब भी इवैल्यूएट यूज करो इन्वायरमेंट जरूर पास करना। क्यों ऐसा? क्योंकि जब तुम eval z लिखते हो ना, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्लियर होता है कि तुम ग्लोबल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो, बट ये कई बार अनडिजायर्ड रिजल्ट भी दे सकता है। उसका रीजन ये नहीं है कि इसमें डिफॉल्ट जो है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, उसका रीजन ये है कि इसमें जो इन्वायरमेंट है वो पेरेंट डॉट फ्रेम की तरफ पास हो रहा है, और ये जो पेरेंट डॉट फ्रेम है ना, ये थोड़ा सा, ये जरूरी नहीं है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट हो। इस केस में है क्योंकि हम इसको ग्लोबल इन्वायरमेंट में डाल रहे हैं, बट ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा कि जरूरी नहीं है कि ये वैसा हो। ओके, बात तो समझ में आ गई। तो ये हमेशा इसलिए इन्वायरमेंट मेंशन जरूर करना। अगर मैं इसमें इन्वायरमेंट में ई पास करूं और इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करूं, तो अब जो वैल्यू आ रही है वो 10,000 है, ना कि 100। सो ये जो z है ना, ठीक है, ये दो वैल्यू रिटर्न कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से इन्वायरमेंट में ये एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन से इन्वायरमेंट को से ये वैल्यू उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर ग्लोबल इन्वायरमेंट में उसको सेम ऑब्जेक्ट ए मिल रहा है तो उसकी वैल्यू 100 उठाएगा। अगर उसको दूसरे एक इन्वायरमेंट में सेम वैल्यू निकाल रहा है तो उसको उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू फेच कर सकता है। तो eval जो है ये इस तरह के नेम ऑब्जेक्ट को इवैल्यूएट कर सकता है ना। इसी चीज को बहुत सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल। बट यहां पर भी ना इन्वायरमेंट होते हैं, और यहां पर भी आप सेम चीज अगर चला दोगे तो ये भी वही हो रहा है जो ऊपर हो रहा है। तो गेट या मल्टीवेरिएट गेट जो भी आप यूज कर रहे हो वहां पर भी इन्वायरमेंट आप बदल सकते हो। अच्छा, गेट भी थोड़ा सा डाइसी है। गेट का ना इन्वायरमेंट अगर कॉल देखोगे आप, तो इसमें ना ये पॉस -1 जो है ये इंटरेस्टिंग चीज है। ये कहता है वेयर टू लुक फॉर द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ोगे तो ये कहाँ देख रहा है। तो ये अगेन यहाँ पर भी जब आप इन्वायरमेंट मेंशन करना ज्यादा अच्छा है। हमेशा याद रखना जहां पर भी इनविर आपको दिख जाए, इट्स गुड प्रैक्टिस टू 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 पुट अ इन्वायरमेंट नेम। आप हमेशा इन्वायरमेंट नेम पास करो, ये हमेशा अच्छा होता है, इससे क्लियर भी होता है और आपका कोड जंप ही नहीं होगा, कभी भी डिफरेंट सर्कमस्टांस में डिफरेंट वैल्यू नहीं देगा। चलो इसका एग्जांपल हम देखेंगे कि क्यों पास करना चाहिए, क्यों नहीं पास करना चाहिए, कहाँ डाइसी हो जाता है ये। बट उसको करने से पहले एक गुड प्रैक्टिस ये कि हमेशा एनवायरनमेंट पास करना। तो हमने इस क्लास में क्या क्या देखा? हमने एक चीज समझने की कोशिश की कि फंक्शन
जो हमारा ओवरऑल डिस्कशन था इन्वायरमेंट के ऊपर, हमने देखा कि आप नॉर्मली इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, आप किसी लिस्ट से किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे इन्वायरमेंट में डंप कर सकते हो। जो आपका फंक्शन होता है उसके अंदर जो पैरामीटर होते हैं वो एक अ लिस्ट तरह का ऑब्जेक्ट होता है, अ लिस्ट जिसको बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो पैरामीटर अगर डिफॉल्ट है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू डाला हुआ है तो उसका एक डेटा टाइप होगा जो डिफॉल्ट वैल्यू के हिसाब से होगा। तो नंबर है तो न्यूमेरिक है, अगर कॉल ऑब्जेक्ट है, ये कॉल ऑब्जेक्ट है तो कॉल ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ये कुछ नहीं है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो ये एज अ नेम पास होता है। अच्छा, नेम को हमने देखा कि नेम को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, अगर हम हमारे पास कोई नेम ऑब्जेक्ट है या हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं नेम ऑब्जेक्ट, तो किस तरह से काम करता है ये हमको समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज ये है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कॉल ऑब्जेक्ट क्यों है, ठीक है। सो ये हमने देखा एक्चुअली, ये ना कोटेड है एक्चुअली वैल्यूज, ठीक है ना। इसका अगर आप टाइप चेक करोगे ना, सो ये कॉल ऑब्जेक्ट इस तरह से बनता है। तो कहने का मतलब ये जो पास हो रहा है ना, ये एक तरह का कोटेड ऑब्जेक्ट है। इनफैक्ट अगर आप, और इसका मैं क्लास चेक करूं, जस्ट मैं क्लास चेक करूं कि क्या है ये, ठीक है। सॉरी, इसका मुझे बॉडी ऑफ जी एज डॉट लिस्ट, ठीक है। इसमें मैं इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है, राइट, और इसका मैं क्लास चेक करूं, सो ये भी एक कॉल ऑब्जेक्ट है। सो ये जो बॉडी के अंदर का जो डेफिनेशन है ना, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, ये भी एक कॉल ऑब्जेक्ट है। और मेरे को ये समझ में आ गया कि कोट भी जो होता है ये भी एक कॉल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। सो ना, आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये कर सकते हो कि ये जो चीज है इसको आप बदल सकते हो। आप चाहो तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि बॉडी ऑफ जी ये है और मैं कहता हूं कोट ऐसा कुछ कर दूं और मैं जी का डेफिनेशन चेक करूं, सो ये देखोगे कि डेफिनेशन चेंज हो गया, राइट। पहले ये यहां पर डेफिनेशन ये था, अभी अब तुम बॉडी का जी देखोगे, सो मैंने इसको ओवरराइट कर दिया। पहले ये बॉडी का डेफिनेशन जो था वो था 2 स्टार एक्स प्लस वाई, अब ये है 2 स्टार एक्स स्क्वायर वाई, जो कि मैंने यहां डिफाइन किया है। सो जो कॉल ऑब्जेक्ट है इसको तुम एक दूसरे कॉल ऑब्जेक्ट से रिप्लेस भी कर सकते हो यूजिंग कोट। और अगेन फिर से बता रहा हूं, कोट एक तरह का इंटेंट होता है कि हम बता रहे हैं कि क्या करना है हमको। तो कोट एक कॉल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और बॉडी के अंदर जो बेसिकली अंदर वाला पार्ट है ये एक कॉल ऑब्जेक्ट है, तो तुम इसको इसलिए कोट से रिप्लेस कर पाते हो। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, बट बिल्कुल लिस्ट जैसा नहीं है, काफी अंतर है। क्या अंतर है? तो सबसे पहला अंतर है कि भाई इसके अंदर यूनिक नेम्स होंगे, दूसरा इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, और हमेशा एक नाम होता है जो बाइंडेड विथ है, नेम बाइंडेड होता है विथ अ पेरेंट फ्रेम, विथ अ पेरेंट फ्रेम, ठीक है ना। जो तुम्हारे जो भी कॉलर इन्वायरमेंट है उसके से ये बाइंडेड होता है, ठीक है ना। ये एक इन्वायरमेंट का डेफिनेशन है। तो फंक्शंस जो होते हैं वो क्रिएट भी एक इन्वायरमेंट में होते हैं, फिर एग्जीक्यूट एक दूसरे इन्वायरमेंट में होते हैं, है ना। इवैल्यूएट वो कहीं और होते हैं, ठीक है ना। सो इन्वायरमेंट हर जगह है, ठीक है ना। सो ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरह से फंक्शंस भी अलग अलग इन्वायरमेंट को फीचर करते हैं। अच्छा, जो बहुत सारे हमने ऑब्जेक्ट देखे उसमें बहुत सारी तरह की चीजें थी, तो हमने ये देखा कि नेम या सिंबल, इसको नेम और सिंबल दोनों एक ही चीज होती है। तो हमने ये देखा कि मेटा प्रोग्रामिंग के अंदर नॉन स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन और बहुत सारी चीजें हैं। तो जो मेटा प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस कुछ कुछ देखे हमने, देखा कोड देखा, राइट। हमने एक चीज देखी एज डॉट नेम देखा, हमने देखा कि eval कैसे काम करता है विद और विदाउट इन्वायरमेंट, किस तरह से हम इसको देखते हैं। हमने देखा कि गेट कैसे काम करता है विद और विदाउट इन्वायरमेंट, ठीक है ना। सो और हम इनको देखेंगे, बट आई होप एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये इतना सिंपल नहीं है यार।
जितना दिखता है हमको, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है ना। तो एक और चीज देखी हमने कि फंक्शंस में जो पैरामीटर होते हैं अगर डिफॉल्ट हैं, सो इनका एक डेटा टाइप फिक्स्ड होता है जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर ये डिफॉल्ट नहीं है, सो ये एक नेम ऑब्जेक्ट की तरह पास होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज हमने देखी, ठीक है ना। तो अगले बार फिर मिलेंगे और उसमें हम और इस कॉलर स्कोप और दूसरी चीजें भी डिस्कस करेंगे, फंक्शंस के अंदर कैसे वो काम करती है। तो एक थोड़ा लंबा होने वाला है, करीब 6 एक्सरसाइज तक जाएगा ये पूरा का पूरा बेस आर के अंदर जो मेटा प्रोग्रामिंग है उसको डिस्कस करने में। बट आगे वाले लेक्चर्स में हम आर लैंग जब डिस्कस करेंगे वो थोड़ा और लंबा हो सकता है। मैं अभी तक श्योर नहीं हूं कि आर लैंग पे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मैं पहले सोच रहा था बेस पे ही बनाऊं, बट फिर लगा कि देखते हैं यार, तो विल सी कैसे फिगर आउट होता है। अगर ये इंटरेस्टिंग लगी और मुझे रियलाइज हुआ लोग बोलेंगे कि हाँ बननी चाहिए तो बनाऊंगा, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा। ये डिपेंड करता है फ्यूचर में। बट बेस आर को तो डेफिनेटली कवर करूंगा। बेस आर के जो नॉर्मल जो आपके मेटा प्रोग्रामिंग वाले फंक्शंस हैं, नॉन स्टैंडर्ड इवेल्युएशन जैसे होता है, उसको हम समझने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एटलीस्ट एक दिमाग में थॉट होना चाहिए कि यार इतनी चीजें सिंपल नहीं है जितनी बाहर से दिखती हैं। चलो बढ़िया, आई होप ये चीज समझ में आ गई हो। अपने एंड पे आप प्रैक्टिस करो, देखो कि क्या समझ में नहीं आता क्या नहीं आता। एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। चलो अगली बार मिलते हैं मेटा प्रोग्रामिंग 2 में और नए फंक्शंस के साथ, और इस थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।